Good morning, viewers. Uh, Today we are going with the balance of पेमेंट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर कह लीजिए, नेक्स्ट यूनिट कह लीजिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो हमारा पोर्शन है, आज हम लोग उस पर गो थ्रू करेंगे, उसको देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, कैसे है करके उस पर देखेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड क्यों होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखते रहेंगे। तो नीड पे जब फोकस करेंगे तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं सारे गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है। इट इज़ कंपलसरी टाइप, कंपलसरी नेचर का होता है, लगभग कंपलसरी नेचर का होता है, सबको बनाना है। ये बनाते क्यों हैं? तो क्योंकि देश केवल अपने भरोसे पर नहीं चल पाता, केवल अपने सामानों पर नहीं टिका रह पाता। तो देश को क्या करना पड़ता है? द कंट्री हैज़ टू डू टू थिंग्स, दैट इज़ एक्सपोर्ट of its surplus product and import of the product which it does not have। यानी जो सरप्लस हमारे पास होगा तो हम उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट पर ना बेच के अगर हम बाहर बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। यानी इससे क्या होगा, हमारे देश में प्रॉफिट बढ़ेगा और जो फॉरेन एक्सचेंज होगा वो फ्लो करेगा। ठीक, फिर इंपोर्ट से हम क्या करेंगे, अगर कोई सी चीज़ हमारे पास नहीं है, हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करके अपने देश में उसको अवेल कराएंगे। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है साल भर में, इसका भी तो लेखा जोखा होना ज़रूरी है ना, कि ये तो पता चलना चाहिए कि हाँ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है एक साल के अंदर कितना हो रहा है। तो एक साल का जितना भी टोटल, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं, तो जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक साल के अंदर में होता है किसी भी कंट्री में, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। बस सिंपल बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का नतीजा, नीड क्या है वो मैंने बता दिया आपको कि उसकी ज़रूरत क्या है। तो क्योंकि गवर्नमेंट इसको बनाती है, वो चेक करती है कि हमने इस साल कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, वेदर वी आर इन अ सरप्लस कंडीशन और वी आर इन अ डेफिसिट कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन का जायज़ा लेने के लिए सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाती है, ताकि उसका एक अंदाज़ा लग पाए कि हम क्या किए हैं और कैसे किए हैं। अब हम देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने से पहले एक टॉपिक होता है इसमें, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पहले हम बैलेंस ऑफ ट्रेड देखेंगे, फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहली बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको BOT। ठीक, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत आसान चीज़ है। होता क्या है कि इसके डेफिनेशन अगर आप चाहें तो मैं एक दो लाइन की डेफिनेशन बता ही दे रहा हूँ। ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम को हम लोग या फिर गुड्स कह सकते हैं या फिर मर्केंडाइज कह सकते हैं। मर्केंडाइज भी सेम वर्ड होता है, गुड्स के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ ट्रेडेड बिटवीन अ कंट्री एंड ROW। ROW का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ ईयर, एक साल के अंदर। वो ईयर कौन सा होता है? तो हम लोग जनरली अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला जो होता है उसको अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं हमारा हिसाब किताब क्या है, कैसे करके। तो सबसे पहली बात तो यहाँ दो बातें मेन हैं। पहली बात तो जो विजिबल आइटम क्या होते हैं, और दूसरी बात की एक साल के अंदर का बात होता है वो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है? केवल और केवल गुड्स को ही रिकॉर्ड करता है। बस गुड्स मतलब जो विजिबल आइटम, जिसको हम छू देख और महसूस कर सकते हैं, केवल उन आइटम्स को वो रिकॉर्ड करता है और बाकी किसी को नहीं करता है। तो क्या ऐसा होता है कि भाई केवल हम देश में केवल हम गुड्स ही को सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ट्रेड है ना यहाँ, ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या हो गया? वही एक्स माइनस एक्स और एम। एक्स मतलब हो गया एक्सपोर्ट, एम मतलब हो गया इम्पोर्ट। तो क्या केवल हम गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे कि और भी कुछ हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ जो बैंक्स हैं सर्व कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन के बैंक्स हमारे यहाँ सर्व कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो जनरेटिंग देयर सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड टेकिंग बैक देयर प्रॉफिट्स टू देयर होम कंट्रीज़। तो उनका भी तो जायज़ा लेना पड़ेगा। हमारे लोग जो हैं, प्रोफेसर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो बाहर हैं, हमारे इंश्योरेंस वाले जो सर्विसेज सारे के सारे बाहर हैं, तो उनका भी जायज़ा लेना पड़ेगा हमको, ज़रूरी है। तो इसीलिए इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले इसमें देख लेते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं जनरली। टाइप्स कर लीजिए या एक जनरल टर्म में कर लीजिए कि BOP का इक्विलिब्रियम जो होता है दो टाइप का होता है। तो BOT का हम लिख लेते हैं,
अब बीओटी में जो है दो टाइप के हैं, इसका इक्विलिब्रियम कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो एक तो होता है इक्विलिब्रियम बीओपी, इक्विलिब्रियम बीओटी हो गया, और दूसरा हो गया अनइक्विलिब्रियम, या हम अनइक्विलिब्रियम को जगह इसको यूज़ कर लें डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम ज़्यादा अच्छा टर्म है, डिसइक्विलिब्रियम। अब देखिए दो बातें हो गई। अब इक्विलिब्रियम के अंदर तो तभी होगा, इक्विलिब्रियम बीओपी तभी पॉसिबल है व्हेन द एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट। ये एक्स का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैंने बार बार कहा एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है, एम मतलब इम्पोर्ट होता है। डिसइक्विलिब्रियम में दो केसेस हो जाएंगे, या फिर जो रहेगा डिसइक्विलिब्रियम के केस में, या फिर सरप्लस होगा, सरप्लस हम कह सकते हैं फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक, अब फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब, डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि ये तो साफ हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, पहली बात तो। अब इक्वल नहीं है तो क्या है, तो पहली बात तो हमने देख लिया क्या है, तो फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए इंपोर्ट से, ये हमारा फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो पैसा हमारे देश में आएगा। ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन इज दैट इन विच imports इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, विच मीन्स दैट द आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम आर कंट्री टू अदर कंट्रीज आर मोर। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला सिचुएशन रहता है, लेकिन खैर उतना भी वो नहीं है। तो ये हमारा हो गया बीओटी का इक्विलिब्रियम डिक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं हम लोग कि बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीओपी बोलते हैं। अब इसका भी एक लाइन का डेफिनेशन हम देख ही लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग नोट्स बना रहे हैं इसे डायरेक्टली, तो दे विल बी, इट विल बी हेल्पफुल टू देम। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब ही हो गया कि जो पैसे से लेन देन वाले हो गए। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ कंट्री, यानी एक देश, विथ ROW। अब ROW का एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ड्यूरिंग एन, कब, तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इंक्लूडिंग विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब देखिए, अब डेफिनेशन बीओटी और बीओपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। बीओपी में हमने पढ़ा था केवल और केवल विजिबल आइटम्स के लिए, बट इन केस ऑफ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इंक्लूड्स विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ऑल्सो। यानी हम ये समझ गए कि बीओपी हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, सबको इंक्लूड करता है। ये है दोनों एक ही चीज़, ये भी साल भर के लिए बनाया जाता है, साल के एंड में बनाया जाता है, साल भर का पूरा इसमें लेखा जोखा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या किया गया। लेकिन इसमें केवल गुड्स का नहीं होता, इसमें गुड्स का इनविजिबल मतलब होता है सर्विसेज का, और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड रिसिप्ट, ये पूरा चिट्ठा कंप्लीट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे आइटम्स। ठीक, अब इसमें भी बीओपी का भी अपना हिसाब किताब है, जैसे वहाँ हम लोग बीओपी का पढ़े, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पढ़े, इसका भी अपना हिसाब किताब है। अब ये क्या है, यहाँ पे भी होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है इसका, या फिर होगा आपका डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन। दो टाइप का पोजीशन अवेलेबल है। इक्विलिब्रियम तो आप पढ़े ही हैं अभी ऊपर, जहाँ पे एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट हो जाए, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक तो होता है आपका सरप्लस ऑप्शन, एक तो होता है आपका डेफिसिट, यानी हम बोलेंगे सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी, या फेवरेबल अनफेवरेबल बोल सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सरप्लस बीओपी कब होगा, वही सेम कंडीशन, व्हेन एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट। और डेफिसिट कब होगा, व्हेन इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेशंस पार्ट हम लोग देख लिया। अब एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि जो बीओटी होता है, ये बीओटी है, तो बीओपी क्या होगा, बीओपी होगा ये हो गया आपका बीओपी। अब इस डायग्राम ने ही पूरा डिटरमाइन कर दिया, क्योंकि बीओटी में केवल और केवल क्या आते हैं, तो केवल आते हैं विजिबल, और बीओपी में क्या आते हैं, तो विजिबल तो आता ही है, प्लस इनविजिबल और प्लस
यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? तो बड़ा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बीओटी। तो पूछा जाता है कि वेदर बीओपी इंक्लूड्स बीओटी और बीओटी इंक्लूड्स बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स बीओपी और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमेशा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा बड़ा है तो वो बीओटी कंप्राइज करता है। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, इसके कुछ फीचर्स हैं छोटे से, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सॉरी, थोड़ा आवाज़ ख़राब है आज। तो पहला फीचर हम देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर इज़ दैट इट इज़ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, या हम ऐसे लिख देते हैं सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। वही उसकी डेफिनेशन में से ही तोड़ के लिखाया जा रहा है और कुछ अलग से नहीं है। तो यानी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। दूसरा बोला गया जनरली मेड फॉर अ ईयर, यानी एक साल के लिए बनाया था। फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर कौन सा रहेगा? अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। नेक्स्ट इज ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम होता है ना ऑफ अकाउंटिंग, उस पर बेस्ड होता है। अब ये कैसे होता है तो ये थोड़ा समझने लायक टॉपिक है अपने पास। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला होता है। तो जितने भी ऑल एक्सपोर्ट्स, जितने भी हमने एक्सपोर्ट्स करना है, वो एक्सपोर्ट्स जब करेंगे तो पैसा हमको क्या होगा? हमको मिलेगा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स हमारे पास आएंगी तो दैट मीन्स कि इट शुड बी क्रेडिटेड। और ऑल इंपोर्ट्स, जितने भी हम इंपोर्ट्स करेंगे, यानी जितने इंपोर्ट्स करने का मतलब कि हम क्या करेंगे? पेमेंट्स करेंगे, तो वो पेमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? डेबिट करेंगे। ठीक, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि इंक्लूड क्या क्या करता है। तो इंक्लूड्स हम लोग पहले ही पढ़े हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये हमने अभी पीछे ही भी देखा है, तो कोई खास अलग से नहीं है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, और आखिरी हम देखेंगे सरप्लस और डेफिसिट वाला। सरप्लस और डेफिसिट बीओपी, ये भी हमने देख लिया, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। तो सरप्लस और डेफिसिट बीओपी का क्या है, उसमें रूल क्या है कि सरप्लस बीओपी का मतलब क्या होता है? सरप्लस कंडीशन कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, ये हो गया आपका सरप्लस कंडीशन। ठीक, और डेफिसिट कंडीशन क्या होगा? व्हेन इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन, इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत बार कन्फ्यूजन। एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स और m इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स, वैसे ही डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो x इज़ ग्रेटर देन m और m इज़ ग्रेटर देन x, तो ये आपका हो जाएगा सरप्लस और डेफिसिट बीओपी। तो बीओपी का पूरे चैप्टर में अभी हमने केवल स्टार्टिंग में देख लिया, क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह कवर कर लिया, बीओपी बीओटी और फीचर्स देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बीओपी क्या है, कितने फॉर्म्स होते हैं उसके, उनमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फिर उनके क्या क्या इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ते हैं। ये सारा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में गो थ्रू करेंगे। बाकी पुराने वीडियोस और पुराने चैप्टर्स के लिए जैसे मनी एंड बैंकिंग हो गई, और भी जो चैप्टर्स हैं अवेलेबल आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, वो सारा कुछ आप प्रीवियस वीडियोस से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।